जिज्ञासु प्रेक्षक एवं श्रोताओं, आप सभी का विद्या प्लस के इस प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत स्वागत। मैं आज वैसे तो औपचारिक रूप से तो ये रीट राजस्थानीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उससे संबद्ध बातें कर रहा हूँ, लेकिन अनौपचारिक रूप से देखा जाए तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जिज्ञासु हिंदी के ज्ञाता के लिए यह जो वीडियो है वो उपयोगी है। तो आइए आज हम इस पर एक बार दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सबको ये विदित होना चाहिए कि अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और री जो स्वर है ये स्वर की श्रृंखला है। इसमें एक ओ यानी कॉलेज नॉलेज वगैरह में लगने वाला ओ, ये एक आगत स्वर है। इसके बाद जो व्यंजन हैं वो हैं क, ख, ग, घ, ङ। उच्चारण पे विशेष ध्यान में आपका दिलाना चाहूँगा। एक क, ख, ग, घ, ङ नहीं है। बहुत ही गलत ढंग से हमारी हिंदी को बिगाड़ा है लोगों ने, अध्यापकों ने विशेष करके। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, आप जाता क्या है, आप सीखिए तो सही क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, ङ। क्योंकि आप ङ का उच्चारण बोलते हैं, करते हैं, पर यहाँ जब आते हैं तब आप क, ख, ग, ङ बोलते हैं। पता नहीं क्यों, ण क्यों है ये, ड़ क्यों है ये। ऐसा नहीं है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, स, ह, श, ह, स, ह। और अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु या अनुनासिक, सड़क का ड़ और पढ़ाई का ढ़, ये 50 हिंदी भाषा की ध्वनियाँ हैं। जितने भी वर्ण हैं इनको ध्वनि भी कहते हैं, इन्हें हम वर्ण भी कहते हैं, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। लेकिन जो वर्ण जैसे नहीं हैं, कोई विशेष आकृति वर्णों जैसा नहीं रखते हैं, जैसे अनुस्वार और विसर्ग, उन्हें हम केवल ध्वनि कहते हैं, वो वर्ण नहीं हैं। तो जो ध्वनियाँ हैं वो अलग से देखा जाए तो वो केवल ध्वनियाँ हैं, वर्ण के रूप में नहीं है। वो हैं 3, अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु। तो इनकी चर्चा, इन पे हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उस पर हमने इसकी चर्चा किया था, तो हम डिस्कशन किया था। आज हम अक्षर कैसे जुड़ते हैं, मुड़ते हैं। देखिए, जब तक आप अक्षरों का परस्पर मिलन नहीं जानेंगे, उनका 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 जो विच्छेद है वो नहीं जान, अक्षरों का, मैं संधि विच्छेद की बात नहीं कर रहा, मैं अक्षरों के मिलन के बारे में, अक्षरों के संयोग के बारे में और फिर इसके बाद उनके विच्छेद के बारे में आपसे आज बात करना चाहता हूँ, ताकि आगे चल के आपकी जो प्रक्रिया है हिंदी समझ की वो बेहतर होती जाए। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अ आ इ ई उ ऊ जो हैं ये स्वर हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। इसको और भी विस्तार से हमने पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन फिर से मैं इनको एक बार सामने रखा है और आपसे बात कर रहा हूँ। मैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, जितने भी हैं इन सबको हमने स्वर हटा के, सबने स्वर बाहर कर दिया है और सबको हमने यथावत रखा है। और ये सब की संख्या आप देखेंगे तो ये 50 हो रही है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे आज बताना और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है क, ख, ग, ज, फ से संबद्ध बात। मैं साफ साफ बता दूं, क, ख, ग, ज, फ जो है ये पूरी तरह से त्याज्य है, अवांछित है, अनावश्यक है हिंदी भाषा में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 1900 से हमारे आचार्यों ने इसके बारे में आपत्ति दर्ज कराई है। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी।
आचार्यों ने आपत्ति दर्ज कर, बाल मुकुंद गुप्त साहब जो कोहिनूर पत्रिका के, जो उर्दू का उस समय का माना हुआ एक प्रकाशन था, उसके संपादक महोदय बाल मुकुंद गुप्त साहब किशोरीदास वाजपेयी जी की पुस्तक में इसकी चर्चा है। कहते हैं ये जो नुक्ता वाली बात है ये निहायत मूर्खतापूर्ण चीज है, हास्यास्पद है। इसका जो प्रयोग करता है वो बहुत गलती कर रहा है, बहुत हास्यास्पद स्थिति ला रहा है। इसके बाद खुद किशोरीदास वाजपेयी जी इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। भारत सरकार के लोग ऐसे लोगों को सम्मानित तो करती है, लेकिन इनकी बात मानने में इनकी पता नहीं क्या इन्हें दिक्कत होती है, मेरे समझ में नहीं आता। आप गांधी की प्रतिष्ठा तो करते हो, लेकिन गांधी की बात मानने में आपको परेशानी होती है, तो ये नहीं चलेगा, ऐसा बहुत गलत है। आपका ये जो द्वयम व्यवहार है, खास करके हिंदी के ज्ञाताओं का, ये बहुत निहायत ही गलत है। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है। मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ, ये सौभाग्य की बात है कि हिंदी निदेशालय ने इसे अमान्य ठहराया है, इसे नहीं माना है, बाध्यता नहीं है। आप जब लिखते हैं तो हमारे यहाँ इसका उच्चारण है ही नहीं। आप बद्रीनाथ जी द्वारा लिखा हुआ और डॉक्टर रामचंद्र वर्मा साहब ने एक शब्दकोश लिखा है, उत्तर प्रदेश प्रशासन उसका प्रकाशन कराया है। शब्दकोश के रचयिता हैं वो रामचंद्र वर्मा साहब, और हिंदी के बहुत माने हुए विद्वान न होकर के उर्दू के ज़्यादा जानकार हैं वो। उन्होंने साफ साफ कहा है इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हिंदी में नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने साफ साफ लिखा है। अभी गनीमत है, पता चला कल फिर से इसको लागू कर दे तो अलग बात है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता आपको है नहीं, इसलिए मैं इसे कट लगाऊंगा। इस तरह की कोई बात हिंदी में नहीं आनी चाहिए, आचार्यों का कथन है। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ने इसको मान्य ठहरा। हाँ, आप उर्दू पढ़ते हैं पढ़िए, आप फारसी पढ़ते हैं पढ़िए, नुक्ता लगाइए। आप संस्कृत में हिंदी में नुक्ता क्यों घुसाए दे रहे हो भाई? आश्चर्य की बात है, अनावश्यक। आपको खुद हिंदी तो आती नहीं है, आपको वर्णक्षेत्र तो आता नहीं है, आपको हिंदी की जो विशेष जो तत्व है वो तो आता नहीं है। आप एक तरफ तो हिंदी को सरल करने चले, हलंत उड़ा दिया, संयुक्तों को हटा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। एक नई विधा जो खुद उर्दू वाले बेचारे नहीं जानते कि कहाँ पे नुक्ता लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, और हिंदी में से घुसाने का प्रयास, ये बच्चों जैसी बातें हरकतें। हिंदी के साथ, हिंदी राजभाषा के साथ मजाक बंद होना चाहिए, ये मैं सबको खुलेआम कहना चाहता हूँ। मैं कामता प्रसाद गुरु जी के साथ, किशोरदास वाजपेयी जी के साथ, और मैं बाल मुकुंद गुप्त के साथ, रामचंद्र वर्मा जी के साथ अपने को तादाद में पाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि आपको इस बात को माननी चाहिए, जाननी चाहिए। आप होते कौन है हिंदी के? आप हैं कौन? जब इतने बड़े धुरंधर आचार्य इसका निषेध कर रहे हैं, तो आप कौन होते घुसाने वाले? मैं हिंदी निदेशालय वालों से पूछता हूँ, आप होते कौन है घुसाने वाले? आप सम्मानित क्यों करते हो कामता प्रसाद गुरु को? उनके नाम से डाक टिकट क्यों निकालते हो आप, यदि उनकी बात नहीं माननी है तो? इसलिए कृपया उनकी बात मानिए, हिंदी को दूषित मत कीजिए। आप 351 जो आर्टिकल है संविधान का, उसकी अनुपालना सुनिश्चित कीजिए। आपका मनमानापन अब इस टेक्निकल एज में चलने वाला नहीं है, ये उजागर होगा। और सारे बच्चों को हम बताना चाहते हैं, बच्चों जिज्ञासुओं ध्यान रखिए, ये जो नुक्ता वाला जो प्रक्रिया है, मैं सच कह रहा हूँ, ये उर्दू वाले बेचारे भी नहीं जानते कि कहाँ पर ये लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में आप जब हिंदी में इसका अनुप्रयोग करते हैं तो निहायत बालपन, भोलापन और मूर्खता, हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ताज्य हैं, क्योंकि हिंदी के पास, संस्कृत के पास इतनी सारी चीज़ें हैं। वही आपसे खुद का ये प्रकरण ही संभल नहीं रहा है। आप हिंदी की संधियाँ बिगाड़ी हुई हैं आपने, और आप लेके चले नई बात, और उर्दू की, फारसी की, अरबी की बातें और घुसाए जा रहे हो हिंदी में। ये हिंदी को कहाँ ले जा रहे हो आप, पता नहीं चलता है कुछ। इसको आपको बात माननी है बाल मुकुंद गुप्त साहब की। मेरी तो जानकारी सीमित है। मैं बाल मुकुंद गुप्त साहब जो कोहिनूर पत्रिका के उस समय में बहुत माने हुए संपादक थे,
मैं बात करना चाहता हूँ कामता प्रसाद गुरु साहब का, मैं बात कहना चाहता हूँ आपसे किशोरदास वाजपेयी साहब की। उन लोगों ने इन चीज़ों को अवांछित ठहराया है, इसलिए हमें भी इसके प्रसंग में नहीं पढ़ना है। कोई नुक्ता नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है इसके बाद एकदम। और भारत सरकार के हिंदी निदेशालय ने भी सौभाग्य से, हमें तो डर लग रहा था क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत चलती है, राजनीति बहुत चलती है, उसमें एक खास समूह को तुष्ट करने। अरे तो खास समूह, आप यदि किसी खास समूह को संतुष्ट करना चाहते हैं तो उसको दीजिए, दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए। हमारी हिंदी को क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? इसीलिए इस पे कतई आपको ध्यान नहीं देना है। आप इसको बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। खबरदार, आपको सीखना है ना तो आप थोड़ा सा संविधान का जो अनुच्छेद है 351, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं कोई असंवैधानिक बात नहीं कर रहा। संविधान के 351 आर्टिकल की अनुपालना होनी ही चाहिए। संविधान के अनुच्छेद के अनुपालना में कोई वोट बैंक नहीं आना चाहिए सामने किसी के तुष्टिकरण से। आपको उर्दू सीखनी है, अरबी सीखनी है, शौक से सीखिए, वहाँ पे आप नुक्ता लगाइए कृपया हिंदी को। फिर तो मैं ये कहना चाहूँगा, अंग्रेजी में न जाने कितने डिप्थोंग्स और बहुत सारे उच्चारण हैं, फिर तो उसको भी डाल दो आप इसमें लाके हिंदी में, सबको डालो। करीब मैं एक्सपर्ट से पूछूंगा कितने डिप्थोंग्स होते हैं, क्या होते हैं, सबको डलवाओ आप हिंदी में। इसकी कोई सीमा है क्या? कोई सीमा नहीं। इसलिए जो हिंदी मूल रूप से है, जिसे कठिन किया गया है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे भ्रांत होते हैं। इसलिए आप स्पष्ट हो जाएं कि नुक्ता वाली बात निहायत त्याज्य है, अवांछित है, इस पे आपको नहीं जाना है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वो है वर्णच्छेद से संबंधित बात। वो है वर्णच्छेद से संबंधित बात। वर्णों के बारे में जान लेने के बाद, इसको रखना है मुझे, अच्छा अच्छा। तो वर्णच्छेद को जानना बहुत आवश्यक है। आप वर्णों को यदि जान जाते हैं, वो जैसा हमने डिस्कस किया, बात की, अब आप वर्णच्छेद पे आइए। ये आपका अगला चरण है। इसमें जैसे कमल है, देखिए ये ऐसे नहीं आएगा, आपको बहुत ही सावधानी से, निष्ठा से, सबसे पहले आप निष्ठा के साथ हिंदी से जुड़िए। आप होंगे कोई प्रोफेसर होंगे हिंदी के, हो सकता है आप बालक होंगे 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ने वाले, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। ये सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसके नहीं जानने से हम बहुत सारी त्रुटियां आगे करते चलते हैं। इसलिए क्यों नहीं बढ़िया से इसकी तैयारी कर लें, इसके बाद आगे बढ़ें। देखिए, जब आप कमल लेते हो तो कमल में कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण हैं। विमल में 6 वर्ण हैं, कैसे हैं साफ देख सकते हैं। वसुधा में 6 वर्ण हैं, अनेक में 5 वर्ण हैं, कैसे टूट रहा है ये। सदैव में आप देखें 1 2 3 4 5 6 वर्ण हैं। व्योम में, चूंकि व्योम का जो व है वो स्वर रहित है, इसलिए हमने पहले व लिखा, व के बाद किसी भी स्वर को नहीं लिखा हमने। इसके बाद य है, य में ओ जोड़ा गया है, इसलिए य के आगे मैंने ओ लिखा है। म चूंकि पूरा है, इसलिए हमने म के बाद अ लिखा है। वैद्युत जो है, ये अ प्रत्यय करने के बाद वैद्युत शब्द बनता है। वैद्युत का मतलब होता है विद्युत से संबंधित। अब यहाँ पर वैद्युत का जो व है उसमें आई है, द में कुछ है नहीं, य में छोटा ऊ है, त में अ है, तो वैद्युत को हमने ऐसे वर्णच्छेद, इसे कहते हैं वर्णच्छेद। ये जानना बहुत जरूरी है, और ऐसे नहीं आएगा, देख लेने से नहीं आएगा। आपको प्रयास ये करना चाहिए, आप इन शब्दों को उतार लें, उसको वर्णच्छेद करें, फिर उत्तर से मिलान करें कि आप सही हैं या नहीं हैं। अनैश्वर्य में आप देखेंगे श चूंकि आधा है, इसलिए हमने श के बाद कोई स्वर नहीं लिखा है। व चूंकि पूरा है, इसलिए व के बाद अ लिखा है। र जो है, र के बारे में भी हर बार एक प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न है र का उच्चारण। आपको 2 बात ध्यान देनी है, 2 बातों विशेष ध्यान देना है इस वाले प्रश्न को करने के लिए। र जो आप लगाते हो वो लगता तो है ऊपर और बोला जाता है पहले। र जब लगता है ऊपर
तो वो जिस पर लगता है उससे पहले वो बोला जाता है। अनैश्वर्य, अनैश्वर्य, तो अनैश्वर्य, र पहले आएगा, ये नहीं कि र को आप बाद में ले जाएं। तो जब जिस पे लिखा जाता है जिसके ऊपर, उसके ठीक पहले र उतर जाता है वर्ण छेद करते समय। र की प्रकृति बड़ी विचित्र है। मैं अगले पाठ पे इसकी चर्चा करूंगा कि र कैसे अक्षरों से मिलता है, तो वो मैं बात करूंगा। लेकिन एक सामान्यतया इन बातों को जाने बिना आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत समस्याएं सामने आएंगी। इसलिए अच्छा होगा आप इनको समझ लें पहले। इसके बाद मैं धीरे धीरे, देखिए मैं धीरे धीरे क्लिष्टता की ओर बढ़ रहा हूँ। पहले मैंने इन वर्णों को लिया, शब्दों को लिया जो सरल थे अलग अलग करना, फिर हमने इसे लिया जिसमें एक दो मैंने व्यंजन, संयुक्त व्यंजन डाला है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और क्लिष्ट हमने लिया है, प्रज्ञा। तो प्रज्ञा में प र है, अ है, ज्ञ को तोड़ेंगे तो ज और य के मिलन से ज्ञ बनता है, और आ दिखाई दे रहा है। एक व्यंजन में एक स्वर होता है, इसलिए हमने व्यंजनों को अलग करके, ज और य के बीच में कोई भी स्वर नहीं है क्योंकि संयुक्ताक्षर है ये। प्रेक्षण में प र ए, क श ए, ण अ, प्रेक्षण, इस तरह की चीज हम लिखते हैं, जानते हैं। श्रुति में स र उ त ई, इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे। श्र जो है ध्यान रखना है श से बना है। यहाँ ध्यान ये देने वाली बात ये है, ये जो स्र है, ये जो स्र है, स्र में जो श है, ये स वास्तव में इस स का प्रतिरूप है। हिंदी में केवल एक वर्ण ऐसा है, एक आध और हो सकता है, जो दो तरह से लिखते हैं। बाकी हिंदी के सारे वर्ण एक प्रकार से लिखा जाता है, जबकि अंग्रेजी में सारे वर्ण चार प्रकार से लिखे जाते हैं। उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, उसकी अव्यवस्था कोई नहीं देखता है। लेकिन इसमें प्रश्न करते हैं बच्चे, प्रश्न सर ये ऐसा कैसे? भाई ऐसा इसलिए क्योंकि आप और बढ़िया से चीज़ों को सीख सको, इसलिए केवल श ऐसा है जो ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है। और ऐसा तब लिखते हैं हम जब इसमें कुछ मिलाना होता है। जब इसमें कुछ मिलाना होता है तब हम इसको ऐसा कर देते हैं। तो श्रुति में चूंकि र मिला हुआ है, इसलिए श्रुति के श को, श्रुति का जो स है ये स, उसको ऐसा किया गया, फिर र मिलाया गया, तब जाके स्र बना, उ मिलाया गया तो श्रु बना। तो स जो है इस श का प्रतिरूप है, ये ध्यान रखना है। श्रुति इस तरह से हो गया। रक्तस्राव में आप देखेंगे, हमने पिछले पाठ्यक्रम में, पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि भाई स्राव जो है ना, वो वास्तव में स र से बना हुआ है, इसमें त नहीं है। स्राव में त नहीं है। स में, इस स्र में त्र नहीं है, स र है, फिर आ है, स्रा व अ। रक्तस्राव को हमने से वर्ण छेद किया है। और जब द्वारा देखेंगे तो द्वारा को ऐसे लिखा जाता है वर्ण छेद के रूप में, द व आ र आ। और ये जो द्वारा वर्ण है, इसे मानक हिंदी में ऐसा भी लिखवाया जाता है, लिखा जाता है। तो क्योंकि विचित्रता ये है कि आपको पुस्तकों में द्वारा ऐसा लिखा मिलेगा, ये भी ठीक है। और ये इसलिए ठीक है क्योंकि अभी अभी मैं सूचना देना चाहूँगा नए अध्यापकों को, लोगों को, कि अभी अभी भारत सरकार का जो हिंदी वर्तनी लिखी गई है, उसमें फिर से इसे स्थापित किया है। इससे पूर्ववर्ती में उन्होंने इस तरह के शब्द को मानक माना है, और अब जो हिंदी वर्तनी बनी है 2019 के बाद, उसमें इसको सही माना गया है, इसको स्थान ही नहीं दिया गया है। तो ये पता नहीं क्या खेल खेलते रहते हैं ये, कभी इसको मान्यता, कभी इसको मान्यता। अरे एक बार मान्यता दे दी इसको तो चलने दो, क्या दिक्कत है? आप कम से कम इसको भी सही कहो, इसको भी सही कहो, दोनों चलने दो। तो ये खेल चलने दीजिए। आपके सामने तो मानक ये भी है, और ये भारत सरकार की ओर से मानक अब नहीं है, वो टेक्निकली जो है ये मान्य नहीं है, ये मान्य है। लेकिन कल तक तमाम किताबें वगैरह इसके द्वारा इस प्रकार के लेखन से भरी हुई है। जो अच्छी किताब बाद में लिखी गई मानक हिंदी के अनुसार, उसमें ऐसा किया गया है। अब भारत सरकार ने उसको ऐसा ठहरा दिया है। तो
बहरहाल मुझे लगता है ये और ये दोनों सही हैं। अब तो दोनों को सही मान के चलो। तो द्वारा का जब हमने वर्णछेद किया था हमारे पास ये वर्णछेद आए। इसके आगे की बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो देखिए। तीसरी बात, चौथी बात जो है वो है र के संदर्भ में। इस र के बारे में, र जब वर्णों से मिलता है तब वो अलग अलग स्थिति उत्पन्न होती है। हमारे पास कितने वर्ण हैं? अ, आ, ई, 11-12 वर्ण हैं। हमारे पास व्यंजन कौन कौन से हैं? व्यंजन है क, ख, ग, घ और अंग। च, छ, ज, झ और य, है ना। इसी तरह से हमारा जो ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स और ह। देखिए आपके पास ये सारे वर्ण हैं। ये र जो है जब किसी स्वर से मिलता है, सबसे पहले र के आगे कोई स्वर होगा तो वो जो र है स्वर के साथ एक रूपता स्थापित कर लेगा। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है पुनर, धन, आगमन। ध्यान रखिए कोई भी स्वर होगा र उससे आत्मसात कर लेगा, मिल जाएंगे। ये संधि नहीं है, ये व्यंजन का स्वर का एक तरह से मिलन है। तो मिलन चुपके से और एकदम बिना किसी विकृति के ये इस तरह से हो जाएगा। पुनरागमन, पुनरागमन। एक तो ये ऐसे ही आप देखें पुनर और ईक्षण, ये क्या बनेगा? पुनरीक्षण। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान और भारत सरकार द्वारा पारित नियमों के पुनरीक्षण का अधिकार है। पुनरीक्षण, ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है ये जो र है, र के आगे कोई घोष वर्ण होगा। अब घोष अघोष की हम आपको बोध करा दें। देखिए बहुत ही सरल है। ये स्वर हैं और ये व्यंजन है। व्यंजनों में देखिए मैं रेखा का मैं संकेत कर रहा हूँ। ये जो आपके वर्ण हैं, देखिएगा ये सारे वर्ण जो हैं ये अघोष कहलाते हैं। आप काउंट कर सकते हो ये अघोष कितने हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, कुल संख्या अघोष की कितनी है? 13। इनको अघोष कहा जाता है। और जो बच रही है संख्याएं, जो वर्ण बच रहे हैं, इन सबको हम घोष कहते हैं। घोष। अघोष का मतलब होता है ऐसी ध्वनि जिसमें गूंज कम हो। आप तबला सुनते हैं, टन 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 टन, ढप ढप ढप, टन 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 टन, ढप ढप ढप। जो टन टन की आवाज़ है वो अघोष है, और जो गूंज वाली आवाज़ है वो ये अघोष है और वो घोष है। ढप 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 घोष है, टन 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 तीखापन लिए हुए वो अघोष है। ये उसका नाम का आधार है।
तो इन वर्णों को जब बोलते हैं, आप उच्चारण करके देख सकते हैं, घ, झ, भ, ढ, इसमें गूंज ज्यादा है और इसमें तीखापन है, क, च, ट, त, प, इसमें तीखापन है। तो जो तीखापन है वो अघोष है और जो गूंज वाला है वो घोष है। ये वैज्ञानिकता है हिंदी वर्णमाला की। तो अब हमारा जो र के साथ जो व्यवहार है, आप देखेंगे जब ये र स्वर से मिलता है तो ऐसा होता है, घोष वर्ण से मिलता है तो र उस पर आरूढ़ हो जाता है। देखिए हमारे पास शब्द है, जैसे हमारे पास शब्द है पुनर्मिलन, तो क्या हो जाएगा, ये र ऊपर आ जाएगा, है ना, र ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा पुनर्मिलन। पुनर्मिलन। मैंने लिया शब्द प्रातर शब्द है और आगे गमन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रातर गमन। अब देखेंगे ये जो ग है ना, ये जो ग है ये घोष में आ रहा है। देखिए ये जो म है ये घोष में आ रहा है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो दो नियम, और तीसरा नियम है इस र का, और वो है ये जो र है आपका, ये विसर्ग बन जाता है, र जो है विसर्ग बन जाता है यदि ये विसर्ग बनेगा यदि इधर अघोष वर्ण हो। संधियां होती हैं बहुत तरह की, मैं विसर्ग की बात करूं तो जब कभी ये र के आगे क, ख, प, फ, श, श और स होगा या रिक्त स्थान होगा तो र विसर्ग बन जाएगा। जैसे हमारे पास शब्द है अंतः संबंध, ये देखिए अंतर संबंध, तब ये क्या बनने वाला है, अंतर संबंध। क्योंकि सौ जो है यहाँ आ रहा है, नियम क्या कह रहा है, र को हम विसर्ग करते हैं, र को हम विसर्ग करते हैं यदि आगे ये अक्षर हो तो। कौन कौन से अक्षर, क, ख, प, फ, स और स हो तो र को विसर्ग करते हैं। तो ये शब्द बनेगा अंतः संबंध, अंतः संबंध। ये नियम है, इस तरह से आप ये जो अंतः संबंध, मैं एक बार इसको ठीक से और लिख देता हूं, अंतः संबंध, ये है। विसर्ग के कारण इसको मिलाया नहीं जाता, विसर्ग के कारण इसे मिलाया नहीं जाता, इसको इस तरह से लिखा जाता है। और इस बारे में पूरी दुनिया, पूरे हिंदी वाले दूसरे लोग इतने भ्रांत हैं कि वो सब अंतर संबंध लिखते रहते हैं। अरे भाई अंतर संबंध कहाँ से लिखा जाएगा जब आगे वो नियम ही नहीं है। जब ये घोष वर्ण हो, क्योंकि घोष वर्ण के साथ जब र मिलता है तो उसके ऊपर आरूढ़ होता है, तो स तो घोष वर्ण है ही नहीं, स तो अघोष में आता है। ये बारीक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप शुद्ध हिंदी, शुद्ध प्रयोग करना सीख सकते हो। खैर मैं तो र के बारे में बात कर रहा था। आपका जो र है, ये र इतनी विविधतापूर्ण है कि स्वर से मिलता है तो आत्मसात कर लेता है। र के सामने यदि कोई घोष वर्ण आता तो उसके ऊपर वो आरूढ़ हो जाता है, और र के आगे यदि क, ख, प, फ, स वगैरह आ जाएं तो यह विसर्ग में परिणत हो जाता है। ये र की विशेषता है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे र का जो है, जो हमारे वर्ण हैं,
आप देखें, जो ये जो हमारे वर्ण हैं, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमारे वर्णों में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनमें पाई है। देखना बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि आप भ्रांत होने वाले, मैं पढ़ाता हूँ बच्चे भ्रांत होते हैं क्योंकि बेसिक बात पता नहीं होती उनको, वो सोचते हैं ऐसा क्यों ऐसा। और जिस दिन देखिए नाव में एक भी छेद हो ना तो नाव डूब जाती है, नाव बचती नहीं है। आपके मन में एक भी भ्रम रहेगा तो आप न जाने क्या से क्या कर लेंगे, गलत कर लेंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जितने भी वर्ण हैं ना हमारे हिंदी के, वो दो तरह के हैं। कई सारे वर्गीकरण के आधार हैं, मैं दूसरे वर्गीकरण की बात कर रहा हूँ। वो ये जितने भी व्यंजन हैं वो या तो पाई वाले हैं या बिना पाई वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, या तो पाई वाले हैं, देखिए क पाई वाला है, ख पाई वाला है, ग पाई वाला है, घ पाई वाला। कैसे? इसमें लकीरें नीचे तक आ रही हैं, देखिए लकीरें नीचे तक। अंग पाई वाला नहीं है, च पाई वाला है, च पाई वाला है, छ पाई वाला नहीं है, ज पाई वाला है, झ पाई वाला है, य पाई वाला है, ट पाई वाला नहीं है, ठ पाई वाला नहीं है, ड पाई वाला नहीं है, ढ पाई वाला नहीं है, ण पाई वाला है। ठीक है, त को देखिए, त का भी जो पाई है वो नीचे तक आ रहा है, इसलिए त को हम क्या कहेंगे, ये पाई वाला है। थ पाई वाला है, द पाई वाला नहीं है। ध कैसा है, ये पाई वाला है। न कैसा है, ये पाई वाला है। प्लस प्लस यानी इसमें पाई प्लस है। प भी पाई वाला है, फ भी पाई वाला है, ब पाई वाला है, भ पाई वाला है, म पाई वाला है, य पाई वाला है, र पाई वाला नहीं है, ल पाई वाला है, व पाई वाला है, श पाई वाला है, श भी पाई वाला है, ये भी पाई वाला है, इसमें पाई नहीं है। बस इतनी सी बात है, आप इसको जान लीजिए। इसके बाद जो है जिसमें पाई है उसके साथ र अलग व्यवहार करता है, और जिसमें पाई नहीं है उसके साथ र अलग तरह का व्यवहार करता है। उसको हम अगले चरण में देखेंगे। देखिए, देखिए इस र के साथ क्या है, जब ये र, चौथा नियम हम कह सकते हैं। पहले में आपने देखा र स्वर से मिल जाता है, दूसरे में आपने देखा र घोष वर्णों के ऊपर आरूढ़ हो जाता है, तीसरे में आपने देखा र जो है विसर्ग में परिणत हो जाता है जब आगे क ख प फ स स स और कुछ नहीं होता है। तो प्रातर धन काल, प्रातः काल, कितना सहज है, कितना स्वाभाविक है। अंतर धन संबंध, अंतः संबंध। 3, चौथा नियम यह है, व्यंजन यदि पहले हो हलंत और र हो तो ये जो मिलन होगा दोनों का वो इस तरह से हो जाएगा, संयोग क्र हो जाएगा। ये जितने भी पाई वाले वर्ण हैं उनके साथ जब र मिलेगा तो ये र इस तरह से नीचे आ जाएगा। और 5वां नियम यह है कि आप यदि बिना पाई वाले के साथ र का मिलन कराना चाहते हैं, ध्यान देना, जब बिना पाई वाले के साथ र का मिलन कराना चाहते हैं तब ये मिलन कुछ इस प्रकार से होगा कि र जो है वो हंसपाद बन के, हंस के पैर की तरह बन के नीचे आएगा। ये 5वां नियम है। दूसरा देखिए, जैसे ठ के साथ आप र मिलाते हैं तो ये ठ बनेगा, ठ बनेगा। आप ड के साथ र मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, इनके साथ मिलने पर ड्रॉ बनेगा। आप छ के साथ र का मिलन करेंगे तो ये कैसा बनेगा, छ्र बनेगा, छ्र। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सब में जिसको हमने लिया है वो सारे के सारे बिना पाई वाले हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है। यदि ये पाई वाला होता तो क र मिलके क्र बनाते। इसका मतलब ये हुआ र तब जुड़ता है, इस तरह से टेढ़ी रेखा तब आती है र बन के जब हम किसी पाई वाले वर्ण के साथ र को मिला रहे होते हैं। बहुत
क्लियर कंसेप्ट है। इसको सीख लेने के बाद आप जान पाएंगे कि कैसे रॉ जो है इतने सारे रूप बनाता है। वहीं जब आप ठॉक के साथ या टॉक के साथ री मिलाते हैं तो देखिए ठॉक के साथ री मिलाएंगे तो बनेगा ट्री, ऐसे शब्द मिलते नहीं हैं। छ के साथ जब आप री मिलाते हैं, ये स्वर मिला रहे हैं हम, व्यंजन नहीं मिला रहे हैं, तो जैसा होता है सारे वर्णों के साथ ऐसा यहाँ भी हो जाएगा श्री। तो यदि ऐसा है तो श्री मानिए इसको, और यदि ऐसा र है तो ये छ, यदि ऐसा है तो समझिए इसमें र मिला हुआ है। इस तरह से हम इन वर्णों के विषय में एक बात जाननी थी जिसको बिना जाने हम आगे कुछ नहीं कर सकते थे। अब वापस से वर्णच्छेद पे आएंगे तो देखिए अब मैं आपको वर्णच्छेद पे छोड़ के हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे। राष्ट्र, सम्यक, ज्ञानेश्वर, क्षति, अनुस्राव, सहस्र, सहस्त्र में क्या करना है आपको? सहस्त्र में सबसे पहले तो हमें लिखना है, सबसे पहले हम लिखना है 100। आराम से 100 लिख लीजिए। 100 लिखने के बाद एक छोटी सी रेखा रॉ का मिला दीजिए, सहस्त्र। ये हो गया सहस्त्र। और यदि हमें वस्त्र लिखना है तो वस्त्र में 100 लिखा, तो लिखा, फिर नीचे रेफ लगाया, वस्त्र। ये होना चाहिए। हालांकि वस्त्र ऐसा भी लिखा जाता है, पुराने ढंग में इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि वस्त्र का जो ये 100 है तो से मिल जाने के बाद ये हमें बोध किसका करा देता है? ऐसा लगता है कि इसमें 100 और रॉ मिला हुआ है, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं है। वस्त्र में वास्तव में 100 है, तो है, रॉ है और अ है। ये चीज है। तो वस्त्र जो है इसका विच्छेद ये वाला है, न कि ये वाला। जबकि सहस्त्र का विच्छेद जो है स, र और अ है। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। हर बार वो सहस्त्र बोलते हैं, भ्रांति है, तो इसे ठीक करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमने पाया कि कैसे अब इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पे इन सब का वर्णच्छेद को ठीक से कीजिए। इसके अलावा मैं कुछ शब्द और दे रहा हूँ, उसका भी वर्णच्छेद आपको करना है। पर्यावरण, संताप, अनैश्वर्य, अनैश्वर्य आदि। इसे यदि सीख लेते हैं हम, तब निश्चित रूप से हम वर्णों के बारे में बहुत सी बातें जान चुके होंगे। क्योंकि आरंभिक तौर पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें यदि इसको कर लिया जाए तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो अब मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विरमित करना चाहूँगा और अगले सेशन के लिए आप तैयार हैं। वर्णों की जो बातें हैं वो लगभग यहाँ पे समाप्त होती हैं। अगले चरण में हम इसका टेस्ट वगैरह का प्रारूप उपलब्ध कराएंगे, उससे सहायता लेके आप पूरी बात जानें। बहुत बहुत धन्यवाद।